तो चलिए आज हम लोग, ठीक है, दूसरा पाठ बहुपद शुरू करने वाले हैं। क्या शुरू करने वाले हैं? बहुपद। अब देखिए, बहुपद को पढ़ने से पहले कुछ हमें बेसिक बातों को देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर हम शुरुआत करें तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि चर किसे कहते हैं। चर, तो देखिए चर का मतलब क्या है कि जिसका मान प्रत्येक जगह पर बदलता रहे उसे हम क्या कहते हैं? चर। तो किसका मान बदलता रहता है? जैसे a हो गया, b हो गया, c हो गया, d हो गया, ऐसे ही डॉट डॉट x y z, तो इन्हें हम चर कहते हैं। कोई दिक्कत? तो चर का जो मान है ये प्रत्येक जगह पर बदलता रहता है और उन्हें हम क्या कहते हैं? चर। तो जिसका मान प्रत्येक जगह बदलता रहे उसे हम चर कहते हैं। और चर का उदाहरण क्या होगा? a से लेके z तक। ठीक, सबको समझ में आ गया? तो a से z तक की जितनी भी संख्याएं हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? चर। अब बात करें अचर किसे कहते हैं। तो देखिए, जिसका मान प्रत्येक जगह एक समान रहे, जिसका मान प्रत्येक जगह एक समान रहे और वो कभी बदले ही ना, उसे हम क्या कहते हैं? अचर। अब किसका मान नहीं बदलता है? तो जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट डॉट डॉट, कोई भी संख्या है तो उसे हम अचर कहते हैं, क्योंकि संख्या का मान कभी बदलता नहीं है। बात समझ आ गया? ठीक है ना। तो जिनका मान बदले वो चर और जिनका मान न बदले वो a से लेके z तक को चर और गिनती को अचर। अच्छा, अचर में बटे में भी आ सकता है, जैसे 5/8 हो गया, पाई हो गया, 22/7 हो गया, ये सब अचर ही होंगे। तो समझ में आ गया? अब अगर हम बात करें, ठीक है ना, कि चर के प्रकार, चर के, देखिए चर को भी कई भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। तो चर भी आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। पहला होता है स्वतंत्र चर। क्या होता है? तो एक तो होता है स्वतंत्र चर और एक क्या होता है? परतंत्र चर। याद रखिएगा, चर दो प्रकार के होते हैं, एक स्वतंत्र चर होता है और एक स्वतंत्र चर का मतलब होता है कि जिसका मान किसी अन्य चर पर निर्भर न करे। जिसका मान किसी चर पर निर्भर न करे उसे हम क्या कहते हैं? स्वतंत्र चर कहते हैं। समझ में आ गया? तो ऐसा चर जिसका मान किसी अन्य चर पर निर्भर न करे उसे स्वतंत्र चर कहते हैं, और ऐसा चर जिसका मान किसी दूसरे चर पर निर्भर करे उसे हम क्या कहते हैं? परतंत्र चर कहते हैं। याद हो गया? परतंत्र का मतलब दूसरे पर निर्भर करेगा और स्वतंत्र का मतलब दूसरे पर निर्भर, भाई स्वतंत्र है तो कहां निर्भर करेगा। अब जैसे इसके उदाहरण की बात करें, ठीक है ना, तो उदाहरण इसके बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे y बराबर x का क्यूब प्लस 5x² प्लस 6 मान लीजिए दिया हुआ है। देखिए यहां पे x का मान रखने के लिए आप लोग स्वतंत्र हैं। क्या है? x का मान कुछ भी रख सकते हैं, तो इसलिए यहां पे जो यक्स है, यक्स को हम कहेंगे स्वतंत्र चर। क्या कहेंगे? लेकिन यक्स का मान हम रखेंगे तभी y का मान आएगा, इसका मतलब y क्या है? परतंत्र चर है। क्या सबको समझ में आ गया? तो जिसका मान, ठीक है, किसी दूसरे चर पर निर्भर ही ना करे उसे हम कहेंगे स्वतंत्र चर, और जिसका मान किसी दूसरे चर पर निर्भर करे उसे हम क्या कहेंगे? परतंत्र चर कहेंगे। कोई समस्या? चलिए अब हम बात करते हैं बीजीय व्यंजक की। बीजीय व्यंजक क्या होता है? देखिए बीजीय व्यंजक का मतलब क्या है ना, तो चर राशि और अचर राशि के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। चर राशि और अचर राशि के सम्मिलित रूप को बीजीय व्यंजक कहा जाता, मतलब कुछ चर भी आ जाए अचर भी आ जाए तो उसे हम बीजीय व्यंजक कहेंगे। अब उदाहरण की बात करें, जैसे तो x + 5
चर भी है और अचर भी है। x आपका चर हो गया और 5, तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक। जैसे यक्स घाते 5, यक्स घाते 3/2 माइनस का 6, ये भी क्या है, बीजीय व्यंजक, क्योंकि यहाँ पर यक्स भी है और y भी है। जैसे करणी में यक्स प्लस 3x² माइनस का 17, ये भी क्या होगा, बीजीय व्यंजक, क्योंकि यहाँ चर भी है और, तो अगर चर अचर है तो उन्हें आप बीजीय व्यंजक कहेंगे। बीजीय व्यंजक के लिए कोई खास नियम नहीं है, बीजीय व्यंजक है कि नहीं इसके लिए कोई नियम नहीं है, बस चर आ जाए अचर आ जाए उसे आप क्या करेंगे। अब जैसे आप कहिए 5, तो 5 बीजीय व्यंजक है। अब ये 5 वैसे तो बीजीय व्यंजक नहीं है, लेकिन आप चाहें तो 5 यक्स की घाते 0 लिख सकते हैं, तो इसलिए 5 को भी हम क्या मानेंगे, बीजीय व्यंजक। तो समझ में आ गया, कुछ याद हुआ। चर राशि और अचर राशि के सम्मिलित रूप को बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब बीजीय व्यंजक के बाद जो है आता है बहुपद। बहुपद किसे कहेंगे, देखिए, तो ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात धन पूर्णांक हो, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात धन पूर्णांक हो, उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, मतलब अगर घात धन भी हो यानी प्लस में, अब पूर्णांक भी हो, तो उसे हम कहेंगे बहुपद। यानी जो घात है न तो भिन्न होना चाहिए और न तो दशमलव में, न तो करणी। जैसे अगर हम बात करें उदाहरण का ना, उदाहरण की बात करें तो जैसे हो गया 2x² प्लस का 6x, अब प्लस का मान लीजिए 19 लिख दिए, तो यहाँ x की घात 2 धन पूर्णांक है, यहाँ x की घात 1 धन पूर्णांक है, इसलिए बहुपद होगा ना। जैसे यहाँ लिख दिए x की घात 2/3 प्लस x² माइनस का 13, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ x की घात क्या है, पूर्णांक नहीं है। 2/3 पूर्णांक कहाँ है, 2 में 3 का भाग करेंगे तो 0.6 पर बार आएगा, तो ये पूर्णांक थोड़ी ना है। तो अगर चर राशि की घात धन पूर्णांक है तो बहुपद होगा, चर राशि घात धन पूर्णांक नहीं है तो बहुपद। जैसे और देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे x प्लस 1/x, बताइए बहुपद है कि नहीं, बताइए भाई, आप बताइए, x प्लस 1/x बहुपद है, नहीं बता। तो x और ये x की घात 1 है, ऊपर गया तो -1, अब बताइए x की घात ऋण पूर्णांक आ गया, तो ऋण पूर्णांक आ गया तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, दिमाग स्थिर रखेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो ये जो है आपके दिमाग से ऊपर निकल जाएगा। धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक अगर कक्षा 9 में नहीं आएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। ठीक है, और अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे 5x अब प्लस 6x घाते करणी में 2, बताइए ये धन पूर्णांक है, मतलब ये बहुपद है कि नहीं, बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि हाँ यहाँ पे घात 1 है, 1 तो धन पूर्णांक है, लेकिन ये करणी में 2 धन पूर्णांक थोड़ी ना है घात, इसलिए बहुपद। तो याद रखिएगा, अगर बीजीय व्यंजक में चर राशि की घात धन पूर्णांक है तो बहुपद होगा, और नहीं है तो कोई दिक्कत। अब अगर हम बात करें बहुपद के प्रकार की ना, तो बहुपद कई प्रकार के होते हैं, तो थोड़ा ध्यान समझिएगा। जैसे बहुपद के प्रकार, अब देखिए, तो बहुपद के अगर प्रकार की बात करें तो बहुपद तो कई प्रकार का होगा, तो उनको समझिए और मौखिक याद करिए। ठीक है, 1 2 3,
यानी हम 3 आधार पे बहुपद को बांट रहे हैं। कितने आधार पे? 3 आधार पे। समझने का प्रयास करिए, लिखिएगा बाद में आप लोग। अब देखिए, तो पहला अगर बात करें तो चरों के आधार पर, किसके आधार पर? बहुपद के प्रकार की बात करें तो पहला हो जाएगा चरों के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर, यानी अगर एक घात है तो एक कहेंगे, और तीसरा पदों के आधार पर। तो बहुपद को कई भागों में बांटा जा सकता है। आपके सामने कटोरी रखी गई है, कोई दिक्कत? अब चलिए, अब देखिए चरों के आधार पे, तो चरों के आधार पर हो सकता है एक चर में बहुपद, 2 चर में बहुपद, 3 चर में बहुपद हो सकता है। तो अब इसमें अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, पहला आएगा एक चर में बहुपद। क्या आएगा? तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक चर हो, ऐसा बहुपद जिसमें केवल, उसे हम एक चर में बहुपद कहेंगे। जैसे 2x + 5, तो केवल x ही ना है यहाँ पे चर, लिख दिए 2y² - 6, तो y एक अकेला ही ना है, तो अगर केवल एक चर आएगा तो उसे एक चर में बहुपद कहेंगे। कोई दिक्कत? अब इसी की हम बात करें, क्या हो सकता है? 2 चर में बहुपद, तो देखिए क्या होगा, 2 चर में बहुपद। तो 2 चर का मतलब यहाँ पे कितने चर आएंगे? 2 ठो, एक को x आ सकता है और एक को y। हो सकता है कि कोई और भी आ सकते हैं, जैसे लिख दिए कि 2x + 3y। तो आप लोग बताइए, यहाँ 2 चर नहीं है, एक चर x है और अगला चर, तो 2 चर नहीं हो गया, 2 चर हो गया। घात धन पूर्णांक है तो हम कहेंगे 2 चर में बहुपद। कितने चर में? 2 चर में, ठीक है। और जैसे 4x + z कर दिए, तो x और z भी तो अक्षर अलग अलग हैं, तो भाई आप गिन तो लेंगे ही, गिनती सबको आती है। तो ऐसा बहुपद जिसमें एक चर हो तो उसे एक चर में बहुपद कहते हैं, और ऐसा बहुपद जिसमें 2 चर, उसे क्या कहते हैं? 2 चर में बहुपद कहते हैं। अब ऐसे 3 चर आएगा तो 3 चर में बहुपद, 4 चर आएगा तो समझ में आ गया। चलिए आप लोग बताइएगा, एग्जाम्पल दे रहे हैं, सब लोग बताइएगा। जैसे 3x + 4y + 6a, बताइए कितने चर हैं? हाँ, एक x है, एक y है और एक, बात खत्म, कर लेंगे। चलिए, अब घात के आधार पर, तो घात के आधार पर भी कई प्रकार के बहुपद होते हैं, ठीक है ना। एक होता है रैखिक बहुपद। कैसा बहुपद? रैखिक बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 हो, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितना हो? 1 हो, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। कोई दिक्कत? तो अगर चर राशि की अधिकतम घात 1 होगा तो उसे रैखिक बहुपद कहा जाएगा। उदाहरण तो कोई भी उदाहरण दे सकते हैं आप, जैसे 2x + 5, तो x की घात यहाँ पर 1 नहीं है तो रैखिक हो गया। आप और ले लीजिए, जैसे 3x - 16, तो x की घात 1 नहीं है तो वो उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। कोई दिक्कत? अब अगर हम बात करें कि रैखिक बहुपद का व्यापक पद क्या होता है, तो व्यापक पद का मतलब आप कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे ax + b, ये जो है रैखिक बहुपद का व्यापक पद है। क्या है? व्यापक पद, यानी मानक रूप कोई पूछे तो यही बताइएगा ना, ये व्यापक पद या मानक रूप है। मानक रूप या व्यापक पद, कोई समस्या? अच्छा, घात 1 वाले बहुपद को रैखिक बहुपद क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इनका ग्राफ खींचा जाता है, क्या खींचा जाता है? तो ग्राफ खींचेंगे हम लोग थर्ड चैप्टर में। तो रैखिक बहुपद का जब ग्राफ खींचा जाता है तो हमें सरल रेखा प्राप्त होता है। कौन सा प्राप्त होता है? सरल रेखा। इसीलिए एक घात के बहुपद को हम क्या कहते हैं? समझ आ गया? क्योंकि एक घात वाले बहुपद का अगर हम ग्राफ खींचेंगे
तो एक सरल रेखा मिलेगा, और एक सरल रेखा मिलेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखते हैं। अब आएगा आपका द्विघात बहुपद। क्या आएगा? तो द्विघात बहुपद ये रैखिक हो गया, ठीक है। अब रैखिक के बाद देख लीजिए इसी में द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद तो ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो। तो यानी यहां पे जो अधिकतम घात है, कैसी घात? अधिकतम घात है वो 2 हो जाएगा। कोई समस्या? पहचान लेंगे। जैसे x स्क्वायर प्लस 5, तो घात या 6 ही मान लीजिए, तो घात 2 है तो द्विघात बहुपद। द्वि माने 2, तो घात 2 है अधिकतम, तो द्विघात बहुपद। तो समझ नहीं गए आप लोग? जैसे आपसे कोई कहे कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर कैसा बहुपद है? द्विघात, क्योंकि घात 2 स्क्वायर करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो घात 2 नहीं आ जाएगा, तो द्विघात बहुपद होगा। कोई समस्या? अब द्विघात बहुपद के व्यापक पद की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो द्विघात बहुपद का जो व्यापक पद होता है क्या होता है? ax स्क्वायर अब प्लस bx प्लस c ये होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक पद ये होता है, और शर्त होता है कि a जो है डज नॉट इक्वल टू 0। a का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता, ये शर्त है। क्यों? क्योंकि अगर a का मान 0 कर देंगे तो ये पूरा पद गायब हो जाएगा, तो बचेगा bx प्लस, यहाँ अधिकतम घात 1 ही नहीं बचेगा, तो ये तो रैखिक हो जाएगा। वहां भी रैखिक वाले में भी क्या a का मान 0 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो अधिकतम घात तो गायब हो जाएगा, तो अधिकतम घात 2 कहां बचा? एक अंतिम बात द्विघात का, द्विघात तक ही आपको पढ़ना है। अगर द्विघात बहुपद का ग्राफ खींचते हैं तो इसका जो ग्राफ है हमें कैसा मिलता है? परवलयाकार। याद रखिएगा, अगर द्विघात बहुपद का ग्राफ खींचेंगे तो परवलयाकार मिलेगा। क्या मिलेगा? परवलयाकार का मतलब होता है यू आकार का। किस आकार का? तो यू आकार का ग्राफ प्राप्त होता है। इतना आपके 9 के लिए पर्याप्त है, इससे ज्यादा नहीं जानना है। कोई दिक्कत? अब एक अंतिम पढ़ लेते हैं, पदों के आधार पर। किसके आधार पे? पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार, ठीक है ना। तो देख लीजिए, तो पदों के आधार पे क्या होगा? एक पद बहुपद, तो क्या होगा? एक पदी बहुपद। एक पदी का मतलब इसमें केवल एक पद हो, जैसे 3x एक पद हो गया, 2x एक पद हो गया, x एक पद हो गया, 4/5 x घाते 16 एक पद हो गया। समझा? केवल एक पद हो, ना इसमें कुछ जोड़ा जाए ना इसमें कुछ, उसे एक पद कहेंगे। एक पद के बाद क्या हो सकता है आप लोग बताइए? द्विपदी। द्विपदी का मतलब क्या होगा? जिसमें केवल 2 पद हो। तो 2 पद जैसे लिख दिए 2x प्लस 5, 2 पद नहीं है, एक पद ये और एक पद ये, 2 पद हो गया। जैसे लिख दिए x घाते 15 अब माइनस का 16, एक पद ये एक पद ये, 2 पद हो गया। आप लिख दिए 17x अब माइनस का 15, एक पद ये एक पद ये, 2 पद। तो ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हो उसे द्विपद कहेंगे। ऐसे ही क्या आएगा? त्रिपद कहेंगे। ऐसे ही क्या कहेंगे? चतुर्थ पद कहेंगे। समझ में आ गया? अब बहुपद के प्रकार हो गए, ठीक है ना। कुछ जैसे हैं, जैसे आपसे पूछा जाता है अक्सर कि अचर बहुपद किसे कहते हैं? अचर बहुपद किसे कहते हैं? एक तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और एक आपसे पूछा जा सकता है कि शून्य बहुपद किसे कहते हैं। अब ये जो दोनों है इसमें थोड़ा सा आप क्लियरिटी बना लीजिए। देखिए, अचर बहुपद तो ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात शून्य हो। क्या हो? ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात क्या हो? शून्य। तो अधिकतम घात ये क्या होना चाहिए? शून्य। तो अगर कोई बहुपद है इसमें चर राशि की अधिकतम घात शून्य है तो उसे हम कहेंगे अचर बहुपद। क्या कहेंगे? तो इसका मतलब ये हुआ कि अचर बहुपद के उदाहरण क्या होंगे? जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी क्या है, जितनी भी संख्याएं हैं
उन्हें हम क्या कह सकते हैं? अचर बहुपद कह सकते हैं। समझ में आया? तो कोई पूछे अचर बहुपद किसे कहते हैं, तो आप लोग कहेंगे ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात शून्य हो उसे अचर बहुपद कहा जाता है। उदाहरण क्या होगा? तो जितनी भी संख्याएं हैं वो सब अचर बहुपद ही तो है, क्योंकि जैसे अगर हम कहें 5, तो 5 का मतलब है 5 इंटू यक्स की घाते 0, क्योंकि यक्स की घाते 0 का मान 1 ही होगा, तो 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5 ही ना आएगा, इसलिए 5 को हम कहेंगे अचर बहुपद, क्योंकि यहां पे चर राशि की घात 0 हो गई। तो कोई भी संख्या है, तो उसे आप क्या कह सकते हैं? अचर बहुपद। क्या बात समझ में आ गया? अब शून्य बहुपद किसे कहेंगे? ठीक है, तो शून्य बहुपद का मतलब ये होता है कि जो शून्य खुद हो, तो ऐसा बहुपद जिसके गुणांक शून्य हो। क्या हो? ऐसा बहुपद जिसमें समस्त पदों के गुणांक क्या हो? तो अगर समस्त पदों के गुणांक शून्य है तो उन्हें हम कहेंगे क्या? शून्य बहुपद। क्या कहेंगे? जैसे हम बोल सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे ना, जैसे बोल दिए 0 इंटू यक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू यक्स, ये कौन सा बहुपद है? शून्य बहुपद, क्योंकि यहां पर भी यक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है ना, और यहां पर भी यक्स का गुणांक 0 है, तो सभी चर राशियों का गुणांक अगर शून्य है तो उसे हम क्या कहते हैं? शून्य बहुपद। कोई दिक्कत? तो शून्य बहुपद में सभी चर राशियों के गुणांक शून्य होते हैं। क्या होते हैं? अब इसका मतलब शून्य बहुपद को शून्य से प्रकट किया जाता है। किससे? शून्य बहुपद को शून्य से ही प्रदर्शित किया जाता है। एक और बात, शून्य बहुपद में जो चर राशि की अधिकतम घात होती है, किसकी घात ही? चर राशि की जो घात होती है, घात, वो अपरिभाषित होती है। क्या होती है? मतलब कोई फिक्स नहीं है। तो याद रखिएगा, ठीक है, कि शून्य बहुपद में चर राशि की जो घात होती है वो अपरिभाषित होती है, मतलब कोई फिक्स नहीं है। कोई दिक्कत? तो ये दोनों आप देख लीजिएगा, अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है ना? अब अगर बात करें कोई बहुपद एक घात का है, कितने घात का? तो अगर कोई बहुपद एक घात का है और उसका ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ में क्या मिलेगा? सरल रेखा। क्या मिलेगा? अगर कोई बहुपद है और वो एक घात का है तो उसका ग्राफ खींचेंगे तो क्या मिलेगा? ये बात हम तीसरे पाठ में जानेंगे ना, कि क्यों सरल रेखा होता, अभी केवल आपको याद करना है। और अगर कोई बहुपद द्विघात का है, कितने घात का? द्विघात का मतलब घात कितना हो? 2। तो अगर 2 घात का बहुपद है और इसका ग्राफ खींचेंगे तो क्या मिलेगा? परवलयाकार। क्या मिलेगा? अब परवलयाकार कैसा होता है? तो यू के आकार को ही हम क्या बोलते हैं? परवलयाकार। जैसे आप बोले कोई वृत्त तो कहेंगे सर वृत्त ऐसे बनता है, कोई कहे त्रिभुज तो कहेंगे सर त्रिभुज ऐसे बनता है। तो कोई पूछे कि परवलयाकार क्या होता है? परवलयाकार का मतलब यू शेप ना, तो यू शेप को ही हम टेक्निकल भाषा में या गणित की भाषा में परवलयाकार कहते हैं ना। तो ये याद कर लीजिए, अगर कोई बहुपद एक घात का है और उसका ग्राफ कैसा प्राप्त होगा? सरल रेखा का मतलब ऐसे सीधी रेखा। समझ में आ गया? और अगर कोई बहुपद 2 घात का है तो इसका ग्राफ कैसा प्राप्त होगा? परवलयाकार। त्रिघात का भी देख लीजिए, बट आपको उसका नहीं समझना है बहुत पेपर के लिए। तो त्रिघात अगर बहुपद है तो इसका अगर ग्राफ खींचा जाएगा तो कुछ इस प्रकार का, आधा ऊपर आधा नीचे, इस प्रकार का आता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं अति परवलयाकार। क्या बोलते हैं? अति परवलयाकार। अगर इतनी बातें आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत पर्याप्त है। ठीक है? तो अगर कोई बहुपद एक घात का है तो उसका ग्राफ सरल रेखा प्राप्त होगा। अगर कोई बहुपद द्विघात 2 घात का है तो उसका जो ग्राफ है वो परवलयाकार प्राप्त होगा। और अगर कोई बहुपद 3 घात का है तो उसका ग्राफ अति परवलयाकार। अति परवलयाकार बता दिए आपको, ठीक है ना? ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है। आपको केवल कक्षा 9 में यही पढ़ना है, 2 घात का सरल रेखा। ठीक है? बाकी 10 में जाएंगे तो हम परवलयाकार पढ़ेंगे। कोई समस्या? तो ये कुछ बेसिक परिभाषाएं थी। ठीक है ना? आपको एक चीज याद करना है, बहुपद की घात किसे कहते हैं? बहुपद की
बहुपद की घात, घात किसे कहते हैं, ध्यान सुनिएगा। तो किसी भी बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात को, किसी भी बहुपद में किसे चर राशि की अधिकतम घात को, किसको, चर राशि की अधिकतम घात को उस बहुपद की घात कहते हैं। याद हो जाएगा, किसी भी बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात को ही क्या कहा जाता है, बहुपद की घात कहते हैं। जैसे, तो जैसे इस एग्जांपल दे दें कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, बताइए यहां पे चर राशि की अधिकतम घात क्या है, 2, यहाँ 1, तो ज्यादा 2 है ना, तो यहां पे जो बहुपद की घात होगी उसे आप क्या कहेंगे, 2 कहेंगे। बात समझ में आया? जैसे आपको कोई एक और एग्जांपल दे दिया जाए, सपोज x घाते 6 प्लस का 5x घाते मान लीजिए 13 अब माइनस का दे दिया गया 16। अब बताइए बहुपद की अधिकतम घात पता करिए आप, ठीक है ना। तो आप बताइए यहां पे तो घात 6 है और यहां घात 13 है, तो ज्यादा कौन है, तो बहुपद की जो घात है वो क्या माना जाएगा, वो बहुपद की घात 13 माना जाएगा। बात समझ में? अब आगे देखिए, अब आपको अगर और एग्जांपल दें हम, ठीक है, एक आध एग्जांपल और ले लीजिए आप लोग। जैसे आपको एग्जांपल अगर दें, ठीक है, कि x स्क्वायर प्लस 3 के होल स्क्वायर का, और यहां पर पूछे कि बहुपद की अधिकतम घात, बहुपद की घात बताइए कितना होगा। देखिए, तो जब ऐसे सवाल आए तो आप फार्मूला लगाइए, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको आता है, तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, और 2ab, तो 2 a का मान x स्क्वायर, b का मान 3 ना। अब x का स्क्वायर होगा तो x घाते 4 हो जाएगा ना, और 3 की घाते 2 का मतलब 9 हो जाएगा, और 3 दूनी 6, तो 6x स्क्वायर, यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर। तो यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है, 4, तो अधिकतम घात 4 है, इसलिए आप कहेंगे कि जो बहुपद की घात होगी यहाँ पे 4 होगी। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा आप बता लेंगे अधिकतम घात, अधिकतम का मतलब जो सबसे ज्यादा हो, तो सबसे ज्यादा आप बता ही सकते हैं, ठीक है ना। अब आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है, 2.1 से पहले का। 2.1 से पहले कुछ ही उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे क्या दिया हुआ है, देखिए आपके बुक में दिया हुआ है x घाते 5 माइनस x घाते 4 अब प्लस का 3, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 1 का पहला है, और उदाहरण नंबर 1 का दूसरा दिया हुआ है 2 माइनस, ये दूसरा सवाल है, 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस का वाई क्यूब अब प्लस का 2 और वाई की पावर 8, 2 सवाल हो गए। अब तीसरा दिया है 2, तीसरा सवाल क्या है, ध्यान देखिएगा, तीसरा दिया है 2। अब एक मात्र उदाहरण दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में और पूछा जा रहा है कि यहां बहुपद की घात क्या होगी। देखिए बहुपद की घात, तो घात मतलब होता है जो सबसे ज्यादा हो। आप बताइए सबसे ज्यादा यहाँ पे कौन है, बस 5, यही आपका उत्तर होगा। तो बहुपद की अधिकतम घात क्या है, 5, यही आपका उत्तर होगा। नहीं समझ में आ जाएगा, बताइए यहाँ पे बहुपद की अधिकतम घात क्या है, तो आप सब जानते हैं कि ये 2 है, ये 3 है, ये 8 है, 8 ज्यादा होगा इसलिए उत्तर क्या होगा 8, कोई दिक्कत। अब ये बताइए कि यहाँ पे कोई घात है, यहां तो कोई चर राशि है ही नहीं, तो चर राशि नहीं है तो 0, तो यहाँ पे जो बहुपद की घात होगी वो क्या होगी, अच्छा इसे कौन सा बहुपद कहेंगे, तो इसे कहेंगे अचर बहुपद। कौन सा बहुपद, क्योंकि यहाँ पे चर राशि है ही नहीं, अचर राशि नहीं है तो उसे हम क्या कहते हैं, अचर राशि कहते हैं। कोई दिक्कत, तो ये बातें याद कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोगों ने देखिए पूरा बहुपद की परिभाषा पढ़ लिया संक्षिप्त में, ठीक है ना, उसके प्रकार को पढ़ लिया और उदाहरण नंबर 1 को पढ़ लिया, ठीक है। तो इसको आप लोग पूरा देख लीजिएगा, एक बार देख के फेयर में कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और जो अगला क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे 2.1। 2.1 बड़ा आसान चैप्टर है, एक वीडियो में पर्याप्त आराम से हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।